नमस्कार मित्रों। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लोग दिवाली के मूड में हैं, लेकिन दोस्तों दिवाली मनाने का एक और भी तरीका हो सकता है। जी अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं, इफ यू लव लिटरेचर, इट इज द राइट टाइम टू जॉइन आवर चैनल थ्रू लिटरेरी लेंस, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑफर यू वाइड रेंज ऑफ लिटरेरी डिस्कशंस। तो दोस्तों दिवाली इस तरीके से भी मनाई जा सकती है। जी राजेश जी, आज बिल्कुल। आप दिवाली के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए कौन सी चीज लाए हैं? विनोद जी, दिवाली के अवसर पर ही एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी हो। जी बिल्कुल। उसके लेखक का नाम भी कम लोगों ने सुना है। बहुत कम लोगों ने, सुपरिचित नाम नहीं है, पर जो कहानी है वो एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही कई लेवल्स पर बात करती है वो कहानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहानी है एक यूं ही मौत। एक यूं ही मौत, एक यूं ही मौत। स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई कहानी जी है ये। बिल्कुल। हमारे कई सारे ऐसे लेखक और कवि जी। हैं जो उनके शायद रचनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो राजेश जी, आप ये साहित्य की बहुत ही बड़ी सेवा कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हीरों को खोज कर निकाल कर ला रहे हैं और दुनिया के सामने इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो चाहते ही हैं कि लोग साहित्य में गहरे उतरे, क्योंकि साहित्य जीवन की बात है। जीवन से अलग तो नहीं है साहित्य। साहित्य से आपके जीवन का स्तर और ऊंचा हो जाता है कि संवेदना और गहरी हो जाती है और जिंदगी के आप करीब आ जाते हैं और जीने का ढंग विनोद जी बदल जाता है। कतील ने कहा है ना कि तुम तो शायर हो कतील और वो एक आम सा शख्स। तो तुम तो शायर हो कतील और वो एक आम सा शख्स, उसने चाहा भी तुम्हें और जताया भी नहीं। वाह, उसने चाहा भी तुम्हें और जताया भी नहीं। तो हम जब भी कुछ करते हैं तो एक बड़ी हॉन्टिंग सी बात आ जाती है दिमाग में कि तुम तो शायर हो कतील। वाह वाह। मान लीजिए आप किसी से झगड़ रहे हो और आपके जबान से गैर तहजीबाना चीजें निकलें, गालियां निकलें, तो अचानक आपको आके रोक लेगी वो चीज कि तुम तो शायर हो कतील। तो ये चीज आनी चाहिए तो साहित्य एक का अलग जो स्तर मतलब पर, है। एक अलग संजीदगी के साथ मैं कहता हूँ कि शायर अपनी जिंदगी जीता है, बोलता भी वैसा है, प्रेम भी वैसा करता है, दोस्ती भी वैसे तरीके से करता है, तो दुश्मनी भी संजीदगी से निभाता है। बिल्कुल। मैं अभी कवि ग्रेस को सुन रहा था। एक कवि जी, ग्रेस है, मराठी बहुत बड़े के कवि हैं। बहुत बड़े कवि हैं। तो हमेशा अपने भाषण में कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर एनिमीज। यस। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। डियर एनिमीज। या जी बिल्कुल। और इस कहानी के शीर्षक की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अस्तित्ववाद की और ये कहानी इशारा किए जा रही है, जिसे हम अंग्रेजी में एग्जिस्टेंशलिज्म कहते हैं कि यूं ही एक मौत यूं ही, यानी निरर्थक, मीनिंगलेस डेथ। भाई आप सोचिए, मरते एक आज भी हर मिनट दुनिया में 120 मौतें होती हैं विनोद जी। जी बिल्कुल। तो मरना तो है, मरने से कोई निजात तो नहीं है, लेकिन वो मरना कहीं कुछ सार्थक हो, जीवन सार्थक हो तो मरना भी सार्थक हो जाएगा, है ना। जी तो ये क्या बात है कि एक यूं ही मौत, ये रियलाइजेशन भी हम में से कितने लोगों को है कि हमारी मौत कहीं यूं ही तो नहीं हो जाएगी। जी बिल्कुल। और ये कहानी शैली की दृष्टि से भी बड़ी अलग तरीके से लिखी गई है, मुझे तो ऐसा लगता है। इसमें आप परंपरागत चरित्र चित्रण और घटनाएं और ये सब। विषय वस्तु और माहौल, ये सब नहीं देखते हैं। कहानी के एक जो शुरुआती भाग है वहां पर एक व्यक्ति का चित्रण आता है। उसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई है, मर गया है। यूं ही मर लेकिन ये व्यक्ति कुछ नहीं करता था। जो हम साधारण सी चीजें करते हैं उनमें पूरी से लिस्ट दी है लेखक हाँ ने। कुछ नहीं करता। ना टाइपिंग जानता है, ना कंप्यूटर पर कभी बैठा है, ना ही कभी ब्लू फिल्म देखी, ना बॉल डांस किया, ना कभी बॉल डांस किया, यहाँ तक कि कमोड तक नहीं था जी घर कमोड में। तक, ना कभी जहाज की यात्रा की, ना समुद्र की उड़ती हुई लहरें देखी, ना ही ट्रेन का टाइम टेबल खरीदा ना कभी एफिल टावर देखा उसने, ना कभी यात्राएं की, कुछ नहीं किया। यानी ये साधारण सी चीजें जो लोग करते हैं, कवि एक व्यंग्यात्मक ढंग से कह रहा है, लेखक एक व्यंग्यात्मक ढंग से कह रहा है कि ये चीजें अगर आपने नहीं की तो शायद आपकी जिंदगी बिल्कुल निरर्थक है, मीनिंगलेस है, क्योंकि हम मीनिंग इन्हीं चीजों से जिंदगी में भरते हैं, हम ढूंढते हैं। हम जो फिलोसॉफिकल सुसाइड जिसको किसी दार्शनिक ने कहा यानी है, जैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना, यात्राएं करना, पढ़ाई लिखाई करना, बातचीत करना, इन्हीं से मीनिंग हम जिंदगी में भरते हैं। और ये सारी की सारी चीजें इस चरित्र ने नहीं की हैं, जिसकी बात ये कहानी में कर रहा है। तो फिर किया ही क्या? तो ये कौन था? हम सबके सामने सवाल उत्पन्न हो जाएगा कि उसने किया ही क्या, ये कौन था। तो दूसरे भाग में कहानी के उसके बारे में हमें बताया जाता है कि यह व्यक्ति एक मेधावी छात्र था। हाँ,
छात्र दिनों में एक इंटेलिजेंट था, एवरेज से ऊंचा था, अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई करता था। कमजोर लड़के उसके आगे पीछे घुमा करते थे। अध्यापक उसकी तारीफ किए नहीं थकते। लेकिन जब वो आगे चल के व्यवसाय तक पहुंचा, पढ़ाई लिखाई पूरी करके आगे जब तक दुनिया की समझ आई उसमें, इन अ वे ही बाईपास्ड ही, उसने जान लिया कि सारी जो आम चीजें हैं इसमें जिंदगी का अर्थ नहीं है, और वो ये बेहुदा दुनिया एक बेहुदा प्लेस है। उसको ऐसा लगा। और इसके बीच में राजेश जी कि ये बड़ा मेधावी छात्र था, किंतु पिताजी ने उसको कोई सोचने समझने का मौका नहीं दिया। साइंस में उसकी दाखिला करा दी, और आगे चल करके रोजी रोटी कहाँ से होगी, कहाँ से प्राप्त होगी, ये सोच करके वो अध्यापक भी बन जाता है। यानी सारा बिना सोचे समझे होता चला जाता है, बिल्कुल एक ढर्रे पर। और एक और भी बात होती है, किसी लड़की से वो प्रेम करता है। और नॉर्मल रूटीन में प्रेम थोड़ा बढ़ा, छूछा हुआ जी। फिर बीएड तक आते आते जो है सो। लेकिन ये जो हमारा इस कहानी का जो नायक है, बड़ा अलग ढंग का व्यक्ति है। उसने कहा कि भाई शादी से पहले 7 दिन पहले मैं नसबंदी करा लूंगा। हाँ। और बच्चे तो बिल्कुल पैदा ही नहीं करने हैं। ये एक एंटी नेटलिज्म जिसको कहते हैं, कुछ दार्शनिकों ने भी इसकी हिमायत की है। एक बहुत 1000-1200 पहले एक हुआ करते थे मिडिल ईस्ट में व्यक्ति, मैं नाम याद आएगा तो जरूर बताऊंगा। उन्होंने कही थी ये बात कि एक पीढ़ी, अगर एक पीढ़ी भी सब्र कर ले तो सारे कष्टों से मानव जाति को निजात मिल जाए, क्योंकि अगर अगली पीढ़ी हो ही नहीं तो कष्ट के लिए बचेगा ही नहीं। तो ये लड़की तो स्वीकार करने वाली नहीं थी, उसने किसी दूसरे से विवाह कर लिया और 6 बच्चों की माँ बन गई वगैरह, वो सब चीजें हैं। यानी होता क्या है कि यहाँ इसकी सोच है, ये इसकी सोच। इसने कहा कि भाई जब इतनी भरी पड़ी है दुनिया लोगों से तो अगर एक पीढ़ी अगर ना करे तो पूरे, वो तो चलिए एक्सट्रीम बात हो गई, लेकिन हम कम से कम बच्चे क्यों पैदा करें? हम जो ऑलरेडी अनाथ बच्चे हैं शायद उनको गोद ले लें या ना भी पैदा करें। तो एक अलग सोच थी इस व्यक्ति की, ठीक है। और फिर उसके पिताजी रिटायर्ड हो जाते हैं, दोनों होटल पर खाना खाते हैं और ये 20 साल से होटल पर खाना खाता रहता है और अध्यापक बन गया है। अब यहाँ अध्यापन में वो सामान्य अध्यापक नहीं है जी, वो कुछ अलग है। कभी उसने मन से नहीं पढ़ाया, वो इसलिए नहीं पढ़ाया कि वही रटी रटाई तोते जैसी पढ़ाई कराने में उसका कोई उसको मजा नहीं आता है। तो यहाँ से कहानी का मर्म चालू होता है कि अध्यापक जिसके कंधों पर एक नई पीढ़ी का निर्माण करने की जिम्मेदारी है, और वो शिक्षा के माध्यम से, किंतु इस अध्यापक को वो चेतना आ गई है, वह अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई है, जहां वो समझ रहा है कि इंटायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज नॉट द राइट टूल टू मेक द जनरेशन रिस्पॉन्सिबल एंड सिंसेटिव। वो जब क्लास में जाता है तो उनके दिमागों को चलाने की कोशिश करता है। रिवर लिंकिंग की बात करें, अगर भूगोल का क्लास है तो नदियों को जोड़ा जाए, ये सब। अब ये हर विषय में वो कहीं जो लिखा है उससे आगे की बात, सोचने की बात करता है कि हम क्या सोच सकते हैं और क्या किया जा सकता है आगे। और हमारी शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों को सोचने का कहीं भी स्कोप ही नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। जो किताबों में लिखा है उसको रट लो रोबोट की तरह और उगल डालो एग्जाम में। अपने हमें यहाँ तक देखा है मनोज जी, छोटे कक्षाओं में भी, यहाँ तक केजी से लेके पहली दूसरी की कक्षाओं में, अगर बच्चे ने वो सो कॉल्ड कीवर्ड्स नहीं लिखे जी बिल्कुल, तो उसको मार्क नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो कुछ भी लिखे, सही आंसर लिखे, कुछ भी लिखे। जी मैं एक सोशल साइंस की टीचर के साथ मेरे बेटे की काफी कहा सुनी भी हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने जो कीवर्ड्स दिए हैं हिस्ट्री में वो नहीं लिखे गए। मैंने कहा कम से कम उसने कॉन्सेप्ट तो ठीक से लिखा है, आपने कुछ मार्क्स तो देने चाहिए। हाँ। वो देने के लिए तैयार नहीं थी। हमारे टीचर थे, वो इंग्लिश का ऐसे भी लिख के देते थे, वैसे के वैसे वो नहीं लिखा अगर आपने तो आपको मार्क्स नहीं मिलते थे। ये क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं आजकल, बड़ी बड़ी फीस ली जा रही है, पर ये इस तरह की शिक्षा दी जा रही है कि हम रोबोट पैदा कर रहे हैं या बच्चे बड़े कर रहे हैं। तो ये हमारा जो अध्यापक वो अलग सोच रखता है। अब उसका फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है, वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड व्यक्ति क्यों बन जाता है, क्यों, व्हाई ही बिकम्स डिसगस्टेड विद द एंटायर वर्ल्ड। विनोद जी, संतोष नायडू जी हमारे शायर हैं जी, उन्होंने कहा है कि बड़े स्कूल हैं बच्चों को लेकिन कम सिखाते हैं। वाह वाह, बड़े स्कूल हैं लेकिन बच्चों को लेकिन कम सिखाते हैं। मुझे इस बात से अक्सर बड़ी तकलीफ होती है, जो खुद ही बेसुरे हैं वो हमें सरगम सिखाते हैं। वो जो खुद ही बेसुरे हैं वो हमें सरगम सिखाते, वे हमें सरगम सिखाते हैं। तो सारी दुनिया में तो यही त्रासदी है कि जो खुद बेसुरे हैं, जिन्हें खुद वो काम नहीं करना आता, उन पर ही जिम्मेदारी दी जाती है कि वही काम किसी दूसरे को सिखाया जाए। तो दोस्तों, ये हमारा जो अध्यापक है, जो नायक है इस कहानी का, he becomes disgusted with the system
he becomes self-alienated, and he's alienated with the system, with the world, and with the life itself. हर चीज से देखिए, एक तरह से पेरेंटिंग से एलिनेट हो गया, जिस तरह से उसकी परवरिश हुई, फिर प्रेम से एलिनेट हो गया कि जिस तरह से प्रेम ढर्रे पर चला और खत्म हो गया। कईयों के लिए शादी के बाद खत्म होता है मनोज जी। जी बिल्कुल। उसके लिए शादी से पहले ही खत्म हो गया, और फिर अपने कामकाज से, और उसका कामकाज से एलिनेट हो गया, तो बाकी बचा ही क्या। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकली अगर हम इस कहानी को देखें तो आपको रूटेड रहने के लिए, जिंदगी को स्वीकार करने के लिए जो 3 मुख्य चीजें हैं, एक है वो पेरेंटिंग, बिल्कुल, यानी पूरा परिवार का परिवेश समझ लीजिए, पेरेंटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और दूसरा है लव लाइफ, हाँ, और तीसरा है वर्क। तीसरा ये तीनों में अगर सेटिस्फेक्शन आपको मिले तो लाइफ तो साहब बहुत सुंदर हो जाएगी, जन्नत हो जाए। अगर इन तीनों में आप डिससेटिस्फाइड हैं, डिसगस्टेड हैं, तो फिर आपकी अवस्था भी हमारे इस अध्यापक की ही तरह होगी जो 20 साल होटल में खाता है, लेकिन होटल वाले को मालूम नहीं कि उन्हें सब्जी कौन सी पसंद है, क्या है। उसे भाषण देने के लिए कहा जाता है गांधी जयंती के दिन, तो कहते हैं आज गांधी जी के रास्ते की बात कर रहे हो, कल नेहरू जी के रास्ते की बात करोगे, परसों सुभाष जी की बात करोगे, 21-22 रास्ते हैं, एक ही साल में आप बताओगे, पर चल पड़ोगे हाजी मस्तान के रास्ते पर। हाँ। यानी आप अपने ही रास्ते पर चलोगे, किसी के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चला जा सकता। ये बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। ईसा इसलिए ईसा है कि खुद के रास्ते पर चले, मोहम्मद इसलिए मोहम्मद है कि खुद के रास्ते के पर, सिद्धार्थ गौतम इसलिए होते हैं कि खुद का रास्ता ढूंढ लिया, नानक का रास्ता भी अलग ही रास्ता है। तो किसी दूसरे के रास्ते पर चल करके, उसकी कॉपी करके कभी भी ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं जिया जा सकता। यहाँ कार्ल रॉजर जैसे ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट आपको याद आ जाएंगे, जो कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंस, बच्चे की जो ऑथेंटिक चीज है उसी पर उसे जीने दो। तो ये कहानी कोई साधारण सी कहानी नहीं है राजेश जी, यहाँ साइकोलॉजी के कोर सिद्धांतों की बिल्कुल बात की गई है बड़े कलात्मक ढंग से। आपको पता भी नहीं चलेगा, यदि आप साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आएगी बात, अदरवाइज आपको ये कहानी बड़ी अजीब सी लगेगी, ऐसा लगेगा कि निरर्थक बातें की जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये आखिरी में कहानीकार एक अफसोस भी जाहिर करता है, मौत तो हो गई जी, लेकिन वो कहता है कि ये जीवन सफल मानो असफल ना मानो पर निरर्थक रहा। वो इसलिए कि दुनिया की बेहूदगी को जानने के बावजूद इसने कुछ दुनिया की बेहूदगी को कम करने के प्रयास नहीं किए अपने जैसे लोगों के साथ मिलके। जी, ये राजेश जी मुझे लगता है कि एक अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली कहानीकार एक संदेश दे रहा है। हालांकि संदेश देने की गुंजाइश आजकल साहित्य में है नहीं, किंतु फिर भी, क्योंकि अदरवाइज ये कहानी बड़ी मतलब अनअंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। तो ये कहता है कि दुनिया की बेहूदगी के बारे में उसे पता था, वो जान चुका था, जानकारी तो थी, पर he was aware of the all the nonsense ridiculousness of the world, absurdity of the world। होना ये चाहिए था कि दुनिया से एलिनेट होने की बजाय ये दुनिया को बेहतर करने का थोड़ा बहुत प्रयत्न करता या अपने जैसे सेंसिटिव लोग ढूंढता, उन्हें इकट्ठा करता और दुनिया में कुछ न कुछ करने का प्रयास करता, ताकि दुनिया की बेहूदगी थोड़ी मात्रा में कम हो सकती थी। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि अभी ये ऐसी स्टेज है विनोद जी जहाँ कई लोग मनोवैज्ञानिक रूप से और दार्शनिक रूप से भी आके अटक जाते हैं। नित्से ने कहा 3 अवस्थाएं होती हैं। जी बिल्कुल। पहली कैमल, दूसरी लॉयन, तीसरी चाइल्ड। तो पहली कैमल में इंसान जो लादा जाए झेलता चला जाता है, धर्म से लेके दर्शन से लेके, ये ऐसा है तो वैसा है तो सब बोझ उठाता चला जाता है, जिसको हम गधा कह लें। दूसरे लॉयन में वो सबको नकार देता है कि मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये बेहुदा चीज है, ठीक है। पर यहाँ पे आके नित्से कहते हैं, जैसे शायद इसके साथ भी हुआ कहानी में, कि इंसान ये मीनिंग खो देता है, ये सब ठीक नहीं है, ये ट्रू वर्ल्ड सभी गलत है, लेकिन वहां आके इंसान को कहीं खलिश घेर लेती है। नित्से कहता है कि यहाँ रुकना पर्याप्त नहीं है, यहाँ से इंसान आगे चाइल्ड स्टेज में जाए, अपनी मीनिंग बनाए, को क्रिएट करे और ऐसे जीवन को देखे जैसे पहली बार देख रहा है, तो कुछ न कुछ बदलाव भी कर सकता है। जी बिल्कुल। यानी मैं इनके साधारण शब्दों में कहूँ कि ओरिजिनली लाइफ और दुनिया मीनिंगलेस है जी, किंतु छोटे छोटे सिचुएशंस में हमें सिचुएशनल मीनिंग क्रिएट करनी है। अगर आप सिचुएशनल मीनिंग क्रिएट करें और मान लें
कि यही मीनिंग है उस समय की या उस समय के परिवेश लिए, में, और वो भी बनाई हुई बनाई हुई क्रिएटेड है। को क्रिएटेड है, तो भी शायद जीवन को कोई अर्थ प्रदान हो सकेगा, मिल सकेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ रोते रहे कि मीनिंगलेस है या जीवन को खो दें मीनिंगलेस है, इससे तो काम नहीं बढ़ेगा। वी हैव टू क्रिएट सिचुएशनल मीनिंग, ऑल्दो इट मे बी को क्रिएटेड, बट वी हैव टू क्रिएट एन इल्यूजन दैट दिस इज मीनिंग। जैसे चाइल्ड जब खेल खेलता है तो खेल की चीजों को सच मानता है। हाँ। उसे भी पता है कि खेल की चीजें हैं, ये जो कागज है लेकिन उसको एयरप्लेन मानता है, ये खड्डा है, ये कार्टून है, लेकिन उसको वो रेलगाड़ी मानता है। ये बड़ी अच्छी और अजीब स्थिति होती है 8-10 साल के बच्चों की, 7-8 साल से लेकर 10-11 साल तक, फिर ये खत्म भी हो जाती है जी। कि पता होती है कि ये चीजें केवल ऐसी हैं, लेकिन उनको मान लेता है कि ये वो है। तो ये स्थिति जो हम है, भी जीवन में जो चीजें आसपास हो रही है उनको मान लें कि ये मीनिंगफुल है। हाँ। तो शायद जीवन जो है कम से कम जीने लायक बन जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, हम सभी लोग अवसाद में जा सकते हैं। ऑल ऑफ अस कैन गेट डिप्रेस्ड एंड प्रोफाउंडली डिप्रेस्ड एंड वी कैन लूज साइट ऑफ द मीनिंग ऑल टुगेदर। तो ऐसा ना हो। और ये बदलने की जो कोशिश है, जैसे अभी गांधी, जब उनको अफ्रीका के स्टेशन में उतार के रात को फेंक दिया गया सर्दी में, उनके लिए भी यही हाथ, मीनिंग खत्म हो चुका था, सिस्टम से खत्म हो चुका था, सारी चीजों से। वो सुसाइड भी कर सकते वो सुसाइड भी कर सकते थे, वो वापस भारत आके रह सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को बदलने का वहां प्रयास किया। अब कितना बदल पाए, उसके बाद भी 100 साल लग गए बदलने में। वैसे ही मार्टिन लूथर किंग जब वापस लौट रहे थे बस में, तो उनको खड़ा रहना पड़ा क्योंकि वो काले थे। तो उन्हें लगा कि ये क्या बात हुई कि मैं काला हूँ, सीटें खाली पड़ी हैं बस में, फिर भी खड़ा हूं मैं। तो वहां से मार्टिन लूथर किंग ने एक क्रांति खड़ी कर दी, एक बदलाव की क्रांति, एक परिवर्तन की बात कर रहे तो हैं। ये वही बात है कि एरिक एरिक्सन ने जो गांधी ट्रुथ नामक किताब में एक बड़ी अच्छी बात कही है विनोद जी, वो कहते हैं कि बात तब है जब किसी सेंसलेस सफरिंग को अगर हम एक मीनिंगफुल सफरिंग में बदल पाए। जी, बहुत बड़ी बात कंट्रोलिंग आवर फेट, दिस इज इन अ वे कंट्रोलिंग आवर फेट। यस। तो मोस्ट ऑफ द सफरिंग्स दे आर मीनिंगलेस, सेंसलेस। उसको अगर हम चेंज करने चाहें और मीनिंगफुल सफरिंग में बदल पाए, जैसे गांधी ने कहा कि सामने वाला दुश्मन आपको कुछ भी करे, आप आप वैसे भी तो सह रहे हो ना, तो आप फिर भी सहोगे उसको हृदय परिवर्तन के लिए, तो वो एक मीनिंगफुल सफरिंग हो गई आपकी। जी बिल्कुल। तो ये कहानी आप ये सारी जो हम बातें कह रहे हैं, दार्शनिक बातें और मनोवैज्ञानिक बातें, इन तथ्यों के रोशनी में अगर आप ये कहानी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत ही हृदय परिवर्तन करने वाली कहानी है। क्योंकि हम सारे लोग नेटसे के पहले स्थिति में ही जी पा रहे हैं। कैमल हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, शाम को वापस लौट आते हैं, बहुत सारी निराशाएं लेकर आते हैं, थकावट लेके आते हैं, परेशानी लेकर आके आते हैं। तो इस प्रकार से तो जीवन नहीं चलेगा ना। तो जीवन में कहीं ना कहीं तो हमें अर्थबोध खोजना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, अर्थबोध खोजने का प्रयास करें, कहानी पढ़ें और साहित्य। और ये जो है एक यूं ही मौत, ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का सा आभास होता है, ट्रेमेंडस सेंस ऑफ वेस्ट। You know, this teacher, he's a talented teacher, he's got a potential, so this entire potential goes waste. He's not able to do anything for the society or the nation. तो ये बस वो सेकंड स्टेज निश्चय की, उसके बाद खलिश में खो गया। जी बिल्कुल। तो हमें निश्चय की राजेश जी आपने बहुत ही सुंदर 3 स्टेजेस बताई, कैमल, लॉयन एंड चाइल्ड। तो हम चाइल्ड लाइक जिए, चाइल्डिश नहीं होना है, बिल्कुल। हमें चाइल्ड लाइक, चाइल्ड का इनोसेंस, चाइल्ड का प्लेफुलनेस और चाइल्ड जैसी हॉनेस्टी और सिंसियरिटी, ये क्वालिटीज अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो दोस्तों हम अर्थ से अर्थबोध की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आप खुद पढ़िए ये कहानी, सुनिए और बताइए आपको हमारी बातचीत कैसी लगती है। और भी ऐसी कई सुनी अनसुनी कहानियाँ, किताबें, उपन्यास, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक डॉक्टर विनोद आसुदानी को और मुझे राजेश आसुदानी रकीब को इजाजत दीजिए। दिवाली बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार।